हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए निरक्षीय स्थिति या ब्रॉड साइड पोजीशन वाला करना है, जिसमें एक वार मैग्नेट को या दंड चुंबक को अपन रखेंगे और उसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लेंगे। जैसे कि आपने माना वैसे ये व्यंजक मैंने आपको करने दिया था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर ये वाला हमने कर लिया है, उसने उसकी फ़ोटो भी सेंड की, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं की। जो नहीं कर रहे हैं वो पता नहीं कि किस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि कब क्लास लगेगी, उधर ही हम पढ़ेंगे, उधर ही अमृत की प्राप्ति होगी। तो वो वेट करते रहें, वो पूरी साल वेट ही करने वाले हैं, क्योंकि उनका कुछ होना जाना तो है नहीं, है ना। और जो पढ़ने वाले हैं वो अपना खुद पढ़ लेते हैं, उनको जो हेल्प चाहिए होती है वो बता देते हैं, और हमारा काम है पढ़ाना, सो हम पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिएगा, तो बेटा NS एक दंड चुंबक है। अब आप कहोगे सर हम तो हर बार NS के लिए इधर N मानते थे, इधर S। हाँ बेटा, इधर ही N लेना है और इधर AS लेना है। इसकी पोल स्ट्रेंथ M ले लेना है, इसकी पोल स्ट्रेंथ M ले लेना है। इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है या प्रभावकारी लंबाई है, ध्रुव प्रबलता M ले ली दोनों ध्रुव की, और जो इसकी प्रभावकारी लंबाई है वो कितनी लेना है, 2L लेना है। इस चुंबक की जो इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावकारी लंबाई है, वो 2L। इसका मिड पॉइंट क्या लेना है बेटा, O लेना है। इसके मध्य बिंदु का नाम क्या दे देना है, O। तो इतनी लेंथ L हो जाएगी और ये वाली लेंथ L हो जाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? थोड़ा इसको नीचे से बना देते हैं। ये आ जाएगी 2L, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बाद में ये वाली कितनी हो जाएगी बेटा, इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया आपने, O, और यहाँ आ जाएगा, देखिएगा इस मध्य बिंदु का नाम क्या दे दिया, O। ये मध्य बिंदु, ये चाहो तो इसकी एक्सिस बना सकते हो आप। अगर एक्सिस बनाना हो, अक्ष बनाना हो इसकी, तो ये अक्ष बना देना। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये अक्ष बना दी इसकी। अब बेटा ये वाली लेंथ L हो जाएगी, ये L हो जाएगी, क्योंकि O कैसा है, मध्य बिंदु है। अब इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लेना है, तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर लंबवत निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेंगे P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है ये, R दूरी पर। तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेंगे। इसके मध्य बिंदु कहाँ से, O से। तो इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है, जिस पर क्या ज्ञात करनी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले N ध्रुव के कारण ज्ञात कर देंगे, फिर S के कारण, फिर दोनों के कारण, मतलब पूरे के पूरे मैग्नेट के कारण। बात समझ रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव भी बोल दो या मैग्नेटिक डाइपोल, बात एक ही है। देखिएगा, चित्र का नाम लिख सकते हो, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता या निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव। चित्र का नाम क्या लिखोगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो यहाँ चित्र का भी नाम लिख देना, बहुत अच्छा रहता है बेटा। पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर हम हर एक चीज को बारीकी से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ चित्र का नाम जरूर लिखिएगा। अब उसके बाद आता है कि सर यहाँ पर निरक्षीय स्थिति है, बिंदु P लिया है, तो पहले N से जब P पर आप वो निकालोगे तीव्रता, तो ये वाली आपको लेंथ तो चाहिए पड़ेगी, बिल्कुल चाहिए पड़ेगी बेटा। फिर ये लेंथ कैसे निकलेगी, जैसे हर बार निकालते थे वैसे इस बार निकलेगी। यहाँ बनेगा 90 और 90 के सामने कर्ण, कर्ण मतलब ये NP, और NP कैसे निकलेगा बेटा, तो ये कितनी दूरी है, ये मैंने कहा भैया R है, तो ये कितनी हो जाएगी, वर्गमूल के अंदर आप निकाल लेना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतनी हो जाएगी। ये डैश 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 में बनाइएगा, ऐसे ये भी डैश 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 में बनाइएगा। S ध्रुव के कारण भी बिंदु P पर क्या निकाल देना, तीव्रता। स्केल से लाइनें खींचना, बिना स्केल के यूज भी मत करना, क्योंकि स्केल के बिना ये सही बनेगा ही नहीं। ध्यान रखना, बिना स्केल के मत बनाइएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ किस ध्रुव के कारण निकाल दोगे, S ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो यहाँ से यहाँ की दूरी चाहिए पड़ेगी, तो ये दूरी भी इतनी ही आ जाएगी, क्योंकि ये लंब है और आधार कितना है, L। तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर काय के अंदर, अंडर रूट के अंदर। ये दूरी निकल गई। इतना आपको चित्र में कर देना है। सबसे पहले चित्र पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तीव्रता निकालोगे बेटा, यहाँ अगर N ध्रुव से निकाल रहे हो आप बिंदु P पर, तो दिशा बोलोगे NP, N से कहाँ जा रहा है, P। लेकिन अगर S ध्रुव के कारण वो है, तो S से P भले ही जा रहा है, लेकिन तीव्रता उल्टी बोलोगे, PS दिशा में, क्योंकि S ऐसे काम करता है जैसे आवेश में कौन काम करता था, माइनस चार्ज या ऋण आवेश काम करता था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिएगा,
तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इसकी बनावट लिख दोगे चित्र में कि चित्र में NS एक वार मैग्नेट है या दंड चुंबक है जिसके ध्रुव की प्रबलता या मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, m है, जिसकी ध्रुव प्रबलता m और प्रभावकारी लंबाई 2l है। फिर से सुनो, चित्र में NS एक दंड चुंबक है, चित्र में NS एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m और प्रभावकारी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए कूलाम के नियम से बनेगा। ऐसा तो आप उधर भी लिखते थे बेटा, फर्क इतना आ गया कि यहाँ NS बोलते हो कि एक दंड चुंबक है, वहां बोलते थे कि AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, बस फर्क इतना है और कुछ भी नहीं बनेगा। चित्र में NS एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m और प्रभावकारी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु कहाँ से, O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अतः कूलाम के नियम से। बात समझ रही है? किस ध्रुव के कारण निकाल दोगे, यहाँ लिखोगे कूलाम के नियम से डैश करके लिखोगे, n ध्रुव के कारण क्या लिखोगे, n ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसका नाम क्या दे देना, B, B1, वेक्टर B1 कितनी आ जाएगी, μ0/4 पाई इतना ही होता है। और किस ध्रुव के कारण ले रहा हो, n की पोल स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, m अपॉन, यहाँ दूरी का वर्ग करोगे सो वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा, सो इधर क्या आ जाएगा, r² प्लस l²। देखो वर्गमूल नहीं लगा क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट जाएगा बेटा। वर्गमूल के अंदर दूरी का वर्ग करोगे, दूरी कितनी है, ये है, इसका क्या करोगे, वर्ग, सो वर्ग से वर्गमूल कट गया तो क्या बचेगा, केवल r² प्लस l²। किस दिशा में, तो अलोंग। देखो n से p की तरफ गए हो तो np ही बोलोगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि n कैसे काम करता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, np दिशा में क्या लिखोगे, np दिशा में इंग्लिश वाले लिख देंगे अलोंग वेक्टर np, क्या लिख देंगे, अलोंग, इसका नाम क्या है, वेक्टर np बनेगा, चलेगा। फिर एक बार और आप इसको संभाल के अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो इसका नाम क्या दे देना, समीकरण नंबर बेटा 1, इसके नीचे देना ताकि अच्छा लगे। एक बार आप वर्गमूल लगाना, फिर वर्गमूल से कटेगा, अगले स्टेप में इसका नाम समीकरण नंबर 1। क्या इतना समझ पाओगे? फिर क्या लिखोगे, सिमिलरली, इसी प्रकार, सिमिलरली इसी प्रकार, किस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण, किस ध्रुव के कारण बेटा, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरा लिखिएगा, वेक्टर V2 बराबर μ0/4 पाई। और देखो अच्छा, जब ये B1 निकली है तो यहाँ बनाओ B1 बिंदु P पर। आपके मन में आएगा सर NP दिशा में बनाया क्यों नहीं, बना देंगे बेटा, गलती नहीं करना, स्केल यहाँ से रखना और इसी लाइन को आगे बढ़ा देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देंगे बेटा, ये लाइन आगे बढ़ानी है सीधी, यहाँ से ये सीधे जाएगी बिल्कुल, इसको यहाँ मोड़ मत देना, ये लाइन बिल्कुल सीधे जाएगी ऐसे। तो इसका नाम क्या दे देना, वेक्टर B1। क्या नाम दे देना बेटा, वेक्टर B1। ये आ गया आपका वेक्टर B1। बात समझ आ रही कि नहीं? ये देखिए, इस लाइन को N से लेके यहाँ B1 तक बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, गलती नहीं करना है। अगर वो आपको नहीं भी दिख रही हो तो भी आप सीधी बनाइएगा, है ना। आप क्या लिखोगे, ऐसे B2 निकालोगे, μ0/4 पाई, पोल स्ट्रेंथ कितनी है ध्रुव की, m, स्मॉल m ही है, और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, देखो r² प्लस l², देख लो सेम है, अरे है कि नहीं, देख लो, लेकिन दिशा बदल गई, देखो वर्ग से वर्गमूल कट गया तो इतनी आ गई दूरी, लेकिन S से P गए हो तो SP ना बोल के उल्टा बोलोगे, क्या, वेक्टर PS दिशा में, वेक्टर PS मतलब बेटा क्या, ये दिशा लिखना कंपलसरी, अलोंग वेक्टर PS, ऐसा लिख देना, वेक्टर PS दिशा में। अब देखो वेक्टर PS बनाओ, P से गाय की तरफ, P पे खड़े हो और S की तरफ बना दो तो ये आ जाएगी नीचे की तरफ ऐसे। तो इसका नाम क्या दे देना बेटा, देखो एक तीव्रता J निकल गई, एक तीव्रता J निकल गई, B1 यहाँ और B2 यहाँ। क्या ये ठीक विपरीत आई है? नहीं, एक ऐसी है और एक ऐसी है, ठीक विपरीत नहीं है। विपरीत होती तो एक इधर होती और दूसरी ऐसी होती, तो विपरीत है, जबकि यहाँ विपरीत है ही नहीं। तब तीव्रता करने के लिए इन दोनों के करने पड़ेंगे कंपोनेंट। छोटी सी भाषा लिखनी है, यहाँ लैंग्वेज लिखनी है।
कि बिंदु P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए B1 और B2 को घटकों में वियोजित करने पर, डिवाइड करने पर, का है मैं कंपोनेंट में, है ना, डिवाइड इनटू कंपोनेंट। तो यहाँ पर आएंगे B1 के घटक, भाषा लिख लोगे, पहले क्या लिखोगे, बिंदु P पर। अब बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए B1 और B2 को घटकों में बांटने पर, B1 और B2 को काय में बांटने पर बेटा, घटकों में। चलो पहले B1 को बांटते हैं। B1 कैसे बटेगा, ये बीच में आ जाएगा, तो समझ जाना कि B1 के घटक हो चुके हैं। बात समझ आ रही कि नहीं, बीच में आ जाना चाहिए। तो B1 बीच में आएगा, तो यहाँ हम ग्रीन कलर से बना देते हैं। ये लाइन एक सीधी जाएगी ऊपर और एक ऐसे बाजू में, देख लो B1 के घटक हो चुके हैं। और जो इस लाइन के, इसकी अक्ष के कैसा है, लंबवत है, वो साइन घटक होगा। तो B1 में से निकला है तो B1 तो नाम लिए ही रहेगा, तो B1 साइन थीटा, इधर नाम थीटा दे देना। और इसका नाम क्या हो जाएगा, B1 कॉस थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल में क्या आता है बेटा, कॉस आता है क्षैतिज में। और B1 क्यों, क्योंकि B1 यहाँ पर है तो B1 के घटक है। अब B1 कितने भागों में टूट गया, एक और एक, दो में टूट गया बेटा। तो B1 के घटक आ जाएंगे, आप पूरा लिखिएगा जैसे वहां लिखा था, भाषा पूरी लिखिएगा। B1 के घटक, B1 के घटक क्या आ जाएंगे, B1 साइन थीटा, पहले लिख देना लंबवत घटक, कौन सा लिखोगे, लंबवत घटक, लंबवत घटक क्या आ जाएगा, B1 साइन थीटा, क्योंकि लंब किस में होता है, साइन में होता है, परपेंडिकुलर। और दूसरा आ जाएगा क्षैतिज घटक, पूरा लिखिएगा आप, क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा, B1 कॉस थीटा। बच्चे B2 लिखने लगते हैं, B2 क्यों आएगा, जब B1 के घटक कर रहे हैं तो दोनों में सरनेम B1 ही आएगा। बात समझ रहे कि नहीं। उसके बाद इसी प्रकार सिमिलरली किसके घटक करोगे, B2 के, B2 के घटक, B2 के घटक पहला आ जाएगा लंबवत घटक, और दूसरा आ जाएगा बेटा क्षैतिज घटक। लंबवत घटक में क्या आ जाएगा, B2 साइन थीटा, और इधर आ जाएगा B2 कॉस थीटा। सो ऐसे लिख देंगे, फटाफट बन जाएगा इतना। ये बड़ा आसान है, कोई कठिन नहीं है। अब देखो B2 के घटक बना दो, यहाँ पर B2 कहाँ आ जाना चाहिए, बीच में। बीच में कब आएगा, जब एक लाइन यहाँ नीचे जाएगी और एक लाइन इसी के ऊपर से इधर तक निकल जाएगी। किसमें, देखो ये B2 कहाँ आ चुका है, बीच में। ये देखो एक घटक यहाँ है और एक घटक यहाँ, एक लंबवत हो गया, एक क्षैतिज। तो ये क्षैतिज वाले में आ जाएगा B2 कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा क्या, B2 साइन थीटा। देखो अब बेटा देखेंगे, अब चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि B1 और B2 के लंबवत घटक, देखो B1 और B2 के लंबवत घटक परिमाण में बराबर है बेटा। आप कहोगे कैसे बराबर है, देख लो B1 का मान सेम है एग्जैक्टली। देखो B1 और B2 एक से मान है, इसमें साइन थीटा है, इसमें साइन थीटा, तो दोनों परिमाण में बराबर है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर है और एक नीचे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो लिखेंगे चूंकि B1 और B2 के लंबवत घटक परिमाण में बराबर किंतु दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो केवल किन घटकों के कारण होगी, क्षैतिज घटकों के कारण होगी बेटा, बनेगा। यानी ये दोनों कैंसिल हो चुके, B1 का इतना भाग बचा है और B2 का इतना बचा है, यानी दोनों के क्षैतिज। और क्षैतिज में ये दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे, अगर अलग अलग दिशाओं में होते, ऐसे एक इधर तो घटते, एक ही तरफ है तो जुड़ेंगे। देखो B1 भी इसी तरफ है, B1 cos थीटा, और B2 cos थीटा भी इसी तरफ है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या लिखोगे, चूंकि B1 और B2 के लंबवत घटक परिमाण में बराबर, मैग्नीट्यूड में सेम, किंतु डायरेक्शन में या दिशाओं में कैसे हैं, अपोजिट है, विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता केवल क्षैतिज घटकों के कारण होगी। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता केवल क्षैतिज घटकों के कारण होगी, अतः परिणामी तीव्रता B बराबर बनेगा।
अतः परिणामी तीव्रता B बराबर, बेटा अब मैं इसको इधर साफ कर देता हूँ या परिणामी तीव्रता इधर ही लिख देता हूँ, B बराबर, आप भाषा पूरी लिखिएगा, इधर आएगी क्या भाषा, क्या आएगी, चूंकि B1 और B2 के कौन से घटक, लंबवत घटक, परिमाण में बराबर किंतु दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत है, परिमाण में बराबर दिख रहे हैं, आप कहोगे इधर साइन लगा तो इधर भी तो साइन लगा है, इसका मतलब ये दोनों मान बराबर हैं, जितना ये है उतना ही नीचे है, लेकिन दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब परिणामी तीव्रता केवल किन घटकों के कारण होगी, क्षैतिज घटकों के कारण, अतः परिणामी तीव्रता B बराबर V1 प्लस V2। जो बच्चे ऐसा कर देते हैं वो बहुत गलत है, क्यों, क्योंकि B1 के कितने भाग हुए थे बेटा, 2, उसमें से एक कैंसिल हो गया, फिर आपने B1 पूरा कैसे लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था हमें, B1 cos थीटा बनेगा, और प्लस इधर क्या लिखना चाहिए था, B2 cos थीटा बनेगा। अब देखो बेटा, वेक्टर B बराबर कुछ कॉमन है क्या इनमें, B1 प्लस B2, और कोष्टक के बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, cos थीटा। बस यहाँ B1 और B2 के मान रख लो, वैसे तो एक से मान है, आप रख लो, देख लो मान, 0/4πm/r² प्लस l², इतना ही इसका है, बनेगा। इसको साफ कर देते हैं, अब देखिएगा मान रख लेते हैं इसमें फटाफट, बोलिएगा कितना आ जाएगा, वेक्टर B बराबर B1 प्लस B2, B1 का मान कितना है, μ0/4πm/r² प्लस l², यही है ना, प्लस μ0/4πm/r² प्लस l², पुस्तक के बाहर cos थीटा, फिर देखो cos थीटा क्या आ जाएगा, चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा इसका L, और आधार कितना है इसका L, और कर्ण कितना है ये लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, L अपॉन वर्गमूल के अंदर r² प्लस l², ये आ जाएगा बेटा। तो बस उठाया इसको और ये वाला मान cos की जगह चिपका देना है, चलिए कितना आ जाएगा, वेक्टर B1 बराबर, ये देखो और ये कितने हैं, 1 और 1 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जितना ये है उतना ये है, तो 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2, तो आ जाएगा 2 μ0/4πm/r² प्लस l², इतना हो जाएगा कोष्टक में, 1 और 1 कितने हो गए, 2, और यहाँ cos का मान कितना है बेटा, तो L/r² प्लस l², वर्गमूल के अंदर तो वर्गमूल नहीं लगाना, तो कितने की घात लगा दो, 1/2 की, बात वही है, बात समझ आ रही कि नहीं, कितने की घात लगा दी, 1/2। अब यहाँ देखो वेक्टर B बराबर, ये 2 बेटा L को दे देंगे क्योंकि गुणा में है तो चल जाता है, μ0/4π, ये 2 किसे दे दोगे, L को, तो इधर आएगा m इंटू 2L, ये देखो μ0 लिखा, ये m लिखा, ये 2 लिख दिया इधर, और ये L, क्योंकि सब गुणा में है, किसी को आगे पीछे लिख सकते हो। इसके ऊपर कोष्टक के ऊपर कितने की घात है, कुछ ना हो तो 1 की, इसके ऊपर आधे की, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, r² प्लस l², 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2, 3/2 की घात आ जाएगी। क्या समझ में आया, μ0 ये लिखा m, 2 का गुणा l में किया 2l, और ये वाले दोनों सेम है तो इनकी घातें जुड़ गई, से 3/2 की हो गई। उसके बाद क्या लिखोगे, ये चूंकि चुंबक कैसा है, अल्प है, इसलिए l दूरी बहुत छोटी होगी, और ये r, तो ध्यान रखना, एक बच्चे ने भेजा कि सर ये ऐसे लिख के भेज देते हैं, वो लिख के भेज देते हैं L बहुत 2 3 4 5 बार लगा देते हैं, बेवकूफ़, 2 बार बस लगाना है। अच्छा, जिनने ऐसा किया है वो इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर चुंबक बहुत छोटा है, तो लिखेंगे यदि चुंबक अल्प हो, यदि चुंबक कैसा हो बेटा, अल्प हो, है ना, एलिमेंट्री मैग्नेट हो, अल्प चुंबक हो, तो L बहुत 2 बार बस लगाना, L बहुत छोटा हो जाएगा, किससे, R से, L बहुत छोटा है R से,
त्याग करने पर नहीं लिखना, त्यागने पर। तो किसे त्यागने पर? एल स्क्वायर को, एल को नहीं बेटा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को त्यागने पर, त्यागने पर। जिन्हें नोट्स भेजे थे उनमें से किसी एक बच्चे की कॉपी में यहाँ मिस्टेक लिखा है, 3 बार चिन्ह लगा है ये, और यहाँ एल अकेला लिख दिया है शायद, ऐसा कुछ। तो आप ध्यान दीजिएगा वो, है ना। एल स्क्वायर को त्यागने पर, त्यागते वो स्टेप है जिससे दूसरे पर फर्क ना पड़े। एल को 0 कर दोगे पूरा 0 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कितना आ जाएगा? म्यू 0/4 पाई एम इंटू 2L क्या होता है बेटा? कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना कर दिया? 0 की पावर में कितना? 3/2 बनेगा। यहाँ लिख दोगे चूंकि M इंटू 2L बराबर कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूरा लिखना की परिभाषा से, पूरा लिखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से इस m गुणा 2L की जगह क्या चिपका दिया बेटा? कैपिटल M बनेगा। और चलो अब यहाँ देखो, इस ये आर स्क्वायर 0 में जुड़ेगा, आर स्क्वायर, ये 2 से 2 की घात क्या हो जाएगी? कट जाएगी, क्योंकि ये कितने की घात लगी इसके ऊपर? 3/2 की घात समझ में आनी चाहिए। तो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आर के ऊपर कितने की आ जाएगी घात? 3 की। फाइनल आंसर आ चुका है ना। लक्ष्य स्थिति में तीव्रता निकल चुकी। परिणामी वेक्टर बी बराबर कितनी आ गई बोलो? म्यू 0/4 पाई। ये तो मैंने इसलिए बता दिया है ये वाला व्यंजक, वैसे बहुत बच्चों का मैसेज आया कि सर बन गया है, अब वो बताइए नहीं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। ये आ जाएगा बेटा क्या? टेस्ला। हम तो जिस दिन कोचिंग लगाएंगे क्लास, उस दिन हमें यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट चाहिए, इसके बाद का हम पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे। ये तो तब पढ़ाएंगे जब पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो रिवीजन जब एक से होगा तब इसको पढ़ाएंगे, इस पार्ट को हम और एक्स्ट्रा तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, इसके बाद का पढ़ाएंगे। यहाँ तक के नोट्स हमें कंप्लीट चाहिए हैं बिल्कुल पूरे। आपकी 5-10 दिन के अंदर जैसे ही क्लास लगेगी, उसके 2-3 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी क्लास अब लगनी है ना। तो आप मैसेज करके अभी मत पूछना कि सर कब लग रही, कैसे लग रही। वो लगेगी तो हम बता देंगे आपको। आप तो अभी यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कर लो, पूरा यहाँ तक के हम नोट्स देखेंगे, उसके बाद ही आपको क्लास में बैठने देंगे, है ना। तो प्लीज आप पूरे नोट्स कंप्लीट करिएगा। ये हो गया बेटा निरक्षीय स्थिति का। और वैसे भी अध्याय 1 के व्यंजक हैं, जैसे ही ये अध्याय 5 के हैं, आपको इसके व्यंजक करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके नीचे लिख देना दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, मात्र टेस्ला नहीं लिखना, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए साफ करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो इस बलबूते पे बैठे हैं, क्या होता कभी कभी हम अपनी गलती दूसरों पर मढ़ते हैं। कैसे? अरे सब हमारा पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बेटा जिनके पास सुविधाएं कम हुई है ना, जो भूतकाल में इनके पास सुविधाएं कम हुई है ना, वो ही बाद में सबसे ज्यादा सुखी रहे हैं, सबसे ज्यादा सक्सेस भी उन्हीं को मिली है ना। और जो केवल इन्हीं चीजों की दुआएं देते रहे हैं कि भाई हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास घर की स्थिति नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है, चलता नहीं है, मन नहीं लगता, तो वो जैसे आज हैं वैसे ही वो कल रहेंगे। आप यकीन मानो, ये बात लिख के रखने। जो कम सुविधाओं में ज्यादा अच्छा पढ़ लेते हैं वो बहुत आगे निकलते हैं, है ना। चलिए अगला व्यंजक देखिएगा बेटा। एक चुंबकीय द्विध्रुव को रखना है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखना है और उसका मैग्नेटिक टॉर्क निकालना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो उस टॉर्क को कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले बेटा, जैसे वहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र लिया था, यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लेना है, मैग्नेटिक फील्ड लेना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये लिया। बिल्कुल बेटा सेम व्यंजक है अध्याय 1 के और अध्याय नंबर 5 के। थोड़ा अंतर है कि वहां विद्युत क्षेत्र था, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। बाकी देखो व्यंजक सेम है। आप तो मिला लेना बिल्कुल एक से। वहां पर आपने क्या किया था, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ मानोगे माना एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, वेक्टर B है।
तो यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र का नाम क्या रख दिया, वेक्टर बी। इसके हर एक बिंदु, यहाँ पर तीव्रता वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर बी, इसका मतलब हर जगह एक सी है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वहां एक समान विद्युत क्षेत्र था। अब यहाँ पर वहां पर एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा था, विद्युत द्विध्रुव को रखा था। यहाँ पर आपको किसको रखना है, दंड चुंबक को। किसे रखना है, दंड चुंबक या इंग्लिश में वार मैग्नेट को चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए रखना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख देना है इसको। ये रख दिया मैंने, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए रख देना है, थीटा कोण बनाते हुए रख देना है। इस चुंबक का नाम क्या रखना है, NS। तो N को ऊपर लिखिएगा, जैसे प्लस को यहाँ लिखा था वहां, और S को कहा नीचे। और इसकी प्रभावकारी लंबाई ज्यों की त्यों जैसी हर बार लेते हैं सो वही लेना है। प्रभावकारी लंबाई, और लंबाई में ऐसे एरो लगाते हैं ध्यान से, क्योंकि लंबाइयां लिखने के तरीके देखना कि हम कैसे लिखते हैं, है ना। अच्छा, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है बेटा, स्मॉल m है, और इसकी भी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्मॉल m है। तो आप कहीं पर छोटे छोटे अक्षरों में इसको बना दो। चलिए तो लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र की जगह क्या आएगा, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी है, इसमें एक दंड चुंबक NS को, इसमें एक दंड चुंबक NS को चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये चुंबक हो गई, तो चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा, देखो चुंबकीय क्षेत्र के साथ देखो थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ये बना दिया कि भाई देख लो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो N ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो N ध्रुव पर किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के कारण लगने वाला बल F बराबर कितना हो जाएगा। देखो बेटा, बल का फॉर्मूला होता था QE, यहाँ पर आवेश नहीं है, यहाँ क्या होती है ध्रुव प्रबलता, तो क्या आ जाएगा M, और यहाँ पर आ जाएगा B, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या आ जाएगा MB, स्मॉल m और कैपिटल B। ये ध्रुव प्राबल्य है, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है या पोल स्ट्रेंथ है, और ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद रखना है इसको, क्योंकि आपने वेक्टर B बराबर फॉर्मूला पढ़ा है F/m। F का मात्रक न्यूटन और पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहीं से मिला था इस फॉर्मूले से, है ना। तो क्या लिखोगे, N ध्रुव पर लगने वाला बल। इसी प्रकार S ध्रुव, अच्छा इसकी दिशा जरूर लिखना है, किस दिशा में, तो देखो इसी दिशा में लगेगा, और इसी दिशा में जब बल लगेगा तो इसका नाम लिख देंगे हम यहाँ पर। देखो F बराबर कितना बेटा, F बराबर MB, F बराबर क्या आ जाएगा, MB, ये लिख दिया। और देखो इस पर दिशा भी बना दी हमने इस तरफ, ऐसे इस पर दिशा आएगी उल्टी, S से इस तरफ, इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा, F बराबर MB। बल तो उतना ही लगेगा, लेकिन बेटा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो F बराबर MB यहाँ पर लिख दो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, along द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वहां पर लिखा था विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना। इसी प्रकार S ध्रुव पर वहां लिखा था -q आवेश पर, यहाँ क्या लिखोगे, इसी प्रकार S ध्रुव पर लगने वाला बल F बराबर कितना बेटा, MB, क्या आ जाएगा, किस दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कहां पर बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ये बने हैं एरो, इधर है, और ये इस तरफ लगा, इसलिए इस तरफ बना दिया, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। क्या लिखोगे, देखिए अब बेटा बल कैसा लग रहा है, ये है, इस पर एक बल लग रहा है इधर, बात समझ रहे कि नहीं, इधर, और एक लग रहा है इधर। अब ये वाला क्या होगा, ये वाला पार्ट उधर खिसकेगा, ये वाला पार्ट इधर खिसकेगा, जिससे ये इकाई की दिशा में आ जाएगा। ये थीटा कोण घटते 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 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये किस दिशा में आ जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही आ जाएगा। ऐसे बात समझ रहे कि नहीं, उसी दिशा में, और कोण कितना हो जाएगा, 0। तो क्या लिखोगे, चूंकि ये दोनों बल मिलकर, चूंकि ये दोनों बल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बल, चूंकि ये दोनों बल मिलकर बल युग्म बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, फोर्स के, फोर्स ऑफ पेयर बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण, तो
बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क, है ना। बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क बराबर होता है बल गुणा, फॉर्मूला बोलो, बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच की कैसी दूरी, लंबवत दूरी। तो बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अच्छा, ये लंबवत दूरी कैसे मिलेगी बेटा, यहां से आप इस पर क्या डाल देते हो, एक लंब डाल देते हो, और लंब का नाम कुछ भी रख दो, जो रखना है पी रख दिया, तो ये आ गया एन पी। क्या आ गया बेटा, एन पी। ऐसे डैश 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 में यहाँ पर क्या डाल दो, लंब, लंब के सामने क्या होगा, कर्ण, और थीटा के सामने होगा लंब। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, एन पी लंब, क्योंकि थीटा के सामने लंब और 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण कितना हो जाएगा, एन एस, एन एस मतलब 2 है ना। तो बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल कितना लग रहा है, चाहे ये लिख दो चाहे ये बात एक ही है, तो आ जाएगा एफ इंटू बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, एन पी। तो यहाँ पर क्या लिख देना, एन पी बनेगा बेटा। तो यहाँ पर टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, एफ का मान कितना है बेटा, एम बी, तो आ जाएगा एम बी और गुणा में एन पी। समीकरण नंबर यहाँ क्या आ जाएगा, एक, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर एक। अब काई की जरूरत है एनपी की, तो इस त्रिभुज में ले लो, तो क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा, समकोण त्रिभुज, कौन सा, देखो एनपीएस, एनपीएस में, चलो बेटा साइन थीटा निकाल लेंगे हम इसमें, साइन थीटा, थीटा के भी कोण इसमें थीटा दिया है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब कितना है, एनपी, लंब कितना है बेटा, एनपी, अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, देखो ये एनएस, एनएस मतलब कितना है, 2l, तो याद आएगा 2l। देखो एनएस की लेंथ कितनी है बेटा, 2l, तो यहाँ पर रख दिया 2l, सेम वैसा ही है और कुछ भी नहीं है। तो एनपी का मान क्या आ जाएगा, 2l का गुणा यहाँ कर लो, तो कितना आ जाएगा, एनपी बराबर, देखो 2l का गुणा साइन थीटा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। अब कैसे बेटा, समीकरण एक से मान रख दो एनपी का, एनपी का मान रख देंगे यहाँ पर, तो टॉर्क कितना निकल जाएगा बेटा, टॉर्क टॉर्क आ जाएगा आपका स्मॉल एम कैपिटल बी इंटू 2l साइन थीटा बनेगा। देखो बस एनपी की जगह क्या चिपका दिया, 2l साइन थीटा, एनपी का मान तो दिख रहा था इस त्रिभुज में कितना आएगा। बस याद रखना है जो कोण है उसके सामने लंब होता है, जो समकोण है उसके सामने कर्ण होता है, कभी नहीं भूलोगे, इसके सामने परपेंडिकुलर, और जो 90 अंश है उसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, गलती नहीं होगी बस। और ये धीरे धीरे घूम के कहाँ आ जाएगा, इसकी दिशा में कोण 0 हो जाएगा, वो बात की बात। अब इसको मिटा देते हैं बेटा, देखिएगा। अब देखो ये स्मॉल एम और ये 2l साथ में लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, वेक्टर बी, और यहाँ आ जाएगा इंटू एम इंटू 2l, और इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो इतने की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम, टॉर्क बराबर कैपिटल एम, और यहाँ क्या आ जाएगा, बी, कैपिटल एम बी साइन थीटा। बस इसको इसके अंदर रख देंगे। अब यहाँ देख लो, इसका मात्रा क्या लिखना वो भी लिख देंगे। बस यहाँ देखो, यहाँ लिखना है चूंकि m इंटू 2l बराबर कैपिटल M, कैसे, द्विध्रुव आघूर्ण, कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से बनेगा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। अब देखो टॉर्क का मात्रक क्या होता है, भूल गए जैसे, तो यहाँ से पूछ लो फॉर्मूले से। बल का मात्रक न्यूटन, और ये दूरी है लंबवत हो चाहे कोई है तो दूरी, इसका मात्रक मीटर, तो इसका क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। बेटा ये फॉर्मूला खूब पूछा गया है, सॉरी इसका यूनिट खूब पूछी गई है, और ये याद नहीं रहती बच्चों को कि इसकी यूनिट क्या है। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला याद रखो ना, टॉर्क बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखो हमने फॉर्मूला याद, यूनिट याद नहीं करनी पड़ी, वो यहीं से मिल गई। इसने दिया न्यूटन और इसने दिया क्या, मीटर, आ गया न्यूटन मीटर, ये टॉर्क।
यह दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बनेगा। बस इतना ही करना है बेटा। यही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या सॉरी यही चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक है। बलयुग्म आघूर्ण के लिए क्या है बेटा? व्यंजक है। बस इसको कर देना फटाफट, है ना। चलिए ये भी उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ा है। यहाँ पर एम बी आ जाता है, वहाँ क्यू ई होता है। फॉर्मूला ये सेम है वहाँ पर एफ, और यहाँ एन पी भी सेम है। बस एफ का मान यहाँ क्यू ई था, यहाँ एम बी आ गया। बाकी आप देख रहे हैं कि सेम सेम ही पार्ट चल रहा है, दोनों एक साथ रिवाइज हो सकते हैं। अब बेटा घुमाने में किए गए कार्य के लिए और व्यंजक निकालना है कि अपन ने इसको अगर ये पहले से थीटा कोण पर रखा हो तो इसको घुमाने में, या फिर जीरो पर रखा हो थीटा कोण तक घुमाओगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिएगा एक और व्यंजक है इसका, वो और बता देते हैं आपको, तो ये पार्ट फिनिश हो जाएगा इसका। 2 क्लासें या 3 क्लासें और लगेगी और ये फिनिश हो जाएगा आपका पार्ट। थोड़ा समय ज़्यादा इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में वैसे दिक्कत सबसे ज़्यादा हमें होती है क्योंकि बेटा कंप्रेस करने में और अपलोड करने में बहुत समय जाता है, 4-4 घंटे चले जाते हैं। आपको ऐसे नहीं कि बस ये कोई व्हाट्सएप वीडियो है 2 MB 10 MB का कि फटाफट, ये जीबी में होते हैं 10-10 GB के वीडियो जब अपलोड करते, फिर यूट्यूब उसको डिफॉल्ट करके कम कर देता है, लेकिन अपलोड तो उतना ही मांगता है। चलिए यहाँ देखिएगा बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, ऐसे ले लेना जैसे वहां पर ली थी। आप कहोगे सर इधर हम कभी भी ऐसे रखेंगे द्विध्रुव वो घूम के तुरंत ऐसा आ जाता है। आप फिर ऐसा रखोगे वो फिर ऐसा आ जाएगा, फिर रखोगे फिर ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इस पर कौन सा बलयुग्म कार्य करता है जो इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में along मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाने का प्रयास करता है। तो आप कहोगे कि हर बार ऐसे लगता है सर। देखिएगा इस पर सर बल लग रहा है, किस तरफ देखो, इस पर 2 बल लग रहा है। एक बल लग रहा है बेटा इस तरफ खींच रहा है और एक बल इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे भी रखा होगा तो ये इसको इधर खींचेगा इधर। अब आप कहो जबरदस्ती ऐसे करना है तो जो वो बल उसे नीचे धका रहा है उसके विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा कार्य, अगर हमें फिर से ऐसे घुमाना है तो, क्योंकि बल क्या कह रहा है ऐसे आओ, और अपन कहेंगे नहीं नहीं ऐसे घूमना है, तो इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा कार्य। तो उसी कार्य के विरुद्ध आपको व्यंजक निकालना है कि आपको इसे ऐसे रखा है, पहले जीरो कोण बनाते हुए थीटा कोण घुमाना है तो कितना काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए व्यंजक पूछते हैं। क्वेश्चन आया समझ में? पहले देखो ऐसे रखा है, ठीक, अब उसको घुमा के ऐसे लाना है, कितना घुमा दिया ये थीटा कोण, तो वो पूछ रहे कि कितना कार्य करना पड़ेगा थीटा कोण घुमाने में। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, कितना कोण बनाते हुए रखा है, 0 कोण, फिर उसे घुमा के कितना लाना है, थीटा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए व्यंजक है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले यहाँ पर एक चुंबकीय, ये थोड़ी बड़े बनाना है ना, ये बड़ी बड़ी लाइनें खींचना बिल्कुल, तो छोटे छोटे से बना दो। चित्र को देख के पता नहीं हमारे जैसा बना देते होंगे, कुछ अच्छे और सुधार के बनाते होंगे। चार पांच बच्चे तो नज़र में हैं कि वो इधर से हमारे यहाँ से खूब निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। उनको पढ़ने अढ़ने से कोई लेना देना नहीं, खूब निकलते हैं, आराम से जाएंगे गप्पे करते हुए। पता नहीं वो 12वीं को क्या समझ के रखा है उन्होंने। जीवन में 12वीं उनकी 2-3-4 बार आनी है ना, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगली बार पढ़ लेंगे, अभी समय बहुत है उनके पास। पढ़ने वाले बच्चों के पास कम है, इसलिए वो अभी पढ़ रहे हैं। ये रखा बेटा, है ना, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। हमेशा नॉर्थ इधर ही लेना अगर आप चाहते हैं कि हमेशा रिलैक्स होकर व्यंजक करते रहें, ज़्यादा कुछ याद ना रखना पड़े। प्लस इधर लेना, नॉर्थ इधर लेना, है ना, माइनस इधर लेना, एस इधर लेना। जब माइनस मतलब पहला अध्याय बेटा, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाते हुए रखा है, 0। अब धीरे धीरे घुमाएंगे तो ये कोण बढ़ते जाएगा, जब इधर आएगा तो इतना, जब इधर आएगा थोड़ा और बढ़ जाएगा, ऐसे कोण बना बढ़ता जाएगा। तो कितना कोण घुमाना है, थीटा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसे घुमा के इस पोजीशन में लाना है, देखो इसे घुमा के इस पोजीशन में लाना है।
आप कहोगे कितना घुमा दिया, ये थीटा कोण घुमा दिया बेटा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये कितना कोण घुमाना है थीटा, तो पहले हम इकट्ठा कार्य नहीं निकालते हैं, पहले कितना अल्प कोण घुमाएंगे, कितना डी थीटा, और अल्प कार्य क्या निकालेंगे डी डब्ल्यू, फिर डी डब्ल्यू सारे जोड़ देंगे, कहाँ से 0 से थीटा के बीच के, तो पूरा निकल जाता है। ऐसे ही पढ़ा था ना वहां पे। चलो ये एस मुड़ के कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ इस स्थिति में तो एस डैश हो जाएगा, यानी पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, इसलिए इसका नाम एस डैश हो जाएगा, बनेगा। और ये वाला पार्ट घूम के कहाँ पहुंचेगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये एन ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन डैश, तो पहले एन एस था, अब एन डैश एस डैश स्थिति में आ चुका है, तो इसको ऐसे बनाना है। अच्छा एक आप ऐसे डॉटेड बना दीजिएगा कि पहले ऐसे था अब ऐसे आ चुका है, तो ताकि ये ना लगे कि दो चुंबक रखे, एक ही चुंबक की दो स्थितियां हैं, कि पहले ऐसा रखा था फिर घूम के कितना आ गया इतना, इसको घुमाया है आपने तो कार्य करना पड़ा होगा, तो कितना कार्य करना पड़ा होगा वही ये बना दिए कि ऐसे घूमा है, ये वाला घूम के ऊपर पहुंचेगा, देखो एन ऊपर पहुंच जाएगा और एस जो इधर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। तो माना एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर भी है जिसमें एक दंड चुंबक एन एस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक दंड चुंबक एन एस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाते हुए रखा है। माना इसकी लंबाई, इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम, और प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2L है, और प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2L है, बनेगा इतना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, अब इसे एन एस स्थिति से घुमाकर एन डैश एस डैश स्थिति में लाया गया है, अब इसे थीटा कोण घुमाकर एन डैश एस डैश स्थिति में लाया गया है, बनेगा। तो थीटा कोण घुमाकर एन डैश एस डैश स्थिति में लाया गया है, तो इस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पिछले का याद रखना पड़ेगा, कितना आया था एम बी साइन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, उस वाले का है ना, न्यूटन मीटर, समीकरण नंबर 1। तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। फिर से सुनो भाषा क्या लिखनी है, भाषा में लिखना है, माना एनएस एक दंड चुंबक है, माना एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम और प्रभावकारी लंबाई 2L है। बनाओ भले ही नहीं, लेकिन लिख देना कि प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2L है, और लिखना चाहो तो प्रभावकारी लंबाई भी लिख सकते हो, कितनी बेटा 2L है, ये प्रभावकारी लंबाई 2L है, बनेगा ऐसा। माना एनएस एक दंड चुंबक है जिसकी ध्रुव प्रबलता m और प्रभावकारी लंबाई कितनी है 2L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में 0 अंश का कोण बनाते हुए सीधा ऐसे रख दिया गया है। फिर इसे थीटा कोण घुमाकर एन डैश एस डैश स्थिति में लाया गया, तो उस पर लगने वाली बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, बनेगा। बल युग्म का आघूर्ण एम बी क्या आ जाएगा साइन थीटा। अब लिखेंगे, यदि प्रारंभ में से डायरेक्ट, मतलब बेटा ऐसे रखा था, इसे शुरू में थोड़ा सा घुमाया गया, कितना डी थीटा, तो अल्प कार्य क्या निकलेगा डी डब्ल्यू। फिर बाद में से डी थीटा घुमाकर ऐसे बहुत सारे डी थीटा घुमाते गए ऐसे, और बाद में से कुल कितना घुमाया गया है थीटा। तो पहले अपन लिखेंगे, यदि प्रारंभ में चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाया हो, इकट्ठा नहीं घुमाया, पहले अल्प घुमाया और अल्प कार्य निकाल लेंगे। यदि प्रारंभ में चुंबक को अल्प कोण डी थीटा घुमाया गया हो, तो घुमाने में किया गया अल्प कार्य, और अल्प कार्य का नाम क्या दोगे डी डब्ल्यू, है ना। कितना आ जाएगा बल युग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बल युग्म का आघूर्ण ऐसे ही लिखा था ना वहां पर, बल युग्म का आघूर्ण को घुमाया गया है कैसे, उधर ही जगह पर है, लेकिन ये कैसा घूम गया है कोण में, मतलब इतने अंश घूम गया है, तो इसका नाम होता है क्या कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। अच्छा ये कितने घुमाने में किया गया कार्य है, अल्प कोण, कितना डी थीटा घुमाया है, तो कोणीय विस्थापन कितना किया है डी थीटा। तो बल युग्म का आघूर्ण कितना है बेटा टाउ बराबर में क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान रख लो, कितना आ जाएगा एम बी। अच्छा इसका नाम समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से मान रख लेंगे एम बी साइन थीटा, और इनटू में ये क्या आ जाएगा बेटा डी थीटा, समीकरण नंबर क्या दे देना इसका 2। अब इसे सीधा सीधा पूरा घुमा देंगे। अब इसे प्रारंभिक स्थिति 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब इसे प्रारंभ में कितना कोण पे रखा था 0, जैसे देखो डायरेक्शन इधर थी,
और चुंबक ऐसे रखा हो, उसी दिशा में रखा हो, देखो कोई कोण नहीं बनाया, फिर इसे थोड़ा घुमाया कोण बनाने में, फिर और घुमाया, ऐसे घुमाते गए उसे। बात समझ आ रही कि नहीं? तो कहने का मतलब है पहले से अल्प कोण घुमाया गया था तो किया गया अल्प कार्य। तो अपन लिखेंगे यदि चुंबक को या चुंबकीय यदि दंड चुंबक को या फिर वार मैग्नेट को प्रारंभिक स्थिति 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य का नाम क्या होता है? W बराबर, तो 0 से लेकर थीटा तक के सभी छोटे छोटे कार्य क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे मतलब समाकलित हो जाएंगे। तो बेटा 0 से कहाँ तक लगा दिया हमने? थीटा तक। 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य क्या होगा? छोटे छोटे बहुत सारे कार्य क्या होंगे? समाकलित होंगे, इकट्ठे होंगे, इंटीग्रेट होंगे। बात समझ रहे? तो W आया तो DW जुड़ेंगे, बहुत सारे जुड़ेंगे मतलब समाकलन। कहाँ से कहाँ के बीच के? 0 से थीटा, यानी 0 से थीटा तक घुमाने में पूरे। तो यहाँ पर आएगा समीकरण नंबर 2 से मान रख लेंगे। W बराबर कितना आ जाएगा बेटा? बोलिएगा कितना? समाकलन 0 से कहाँ तक? थीटा तक। और यहाँ आ जाएगा MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो अब इसको मिटा देते हैं बेटा। चलो देखिएगा कितना आ जाएगा? W बराबर MB बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इधर आएगा 0 से कहाँ तक? थीटा, और इधर आएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलिएगा W बराबर इधर लिख देते हैं MB, समाकलन कर दो। समाकलन साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, और बेटा यहाँ पर 0 से कहाँ तक? थीटा, क्योंकि लिमिट रखी नहीं है, समाकलन हुआ तो डी थीटा और समाकलन का चिन्ह दोनों गायब हो जाते हैं, लेकिन लिमिट नहीं रखी इसलिए वो लिखी रहेंगी। बनेगा? चलिए बताते तो आए हैं खूब ये। अच्छा, मैथ्स वाले बच्चों के लिए कोई टेंशन नहीं, वो तो समाकलन में क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी, याद बहुत कुछ पढ़ लिया उन्होंने। MB यहाँ देखो बेटा, एक बार थीटा की जगह ऊपर की लिमिट रखना मतलब थीटा रखना, यहाँ जो लिखा है वही रख देना इसकी जगह। तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह थीटा है। फिर अपने मन से चिन्ह लगाना माइनस, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर लोअर लिमिट इसमें रखनी है, ये पहले आपने इसकी जगह थीटा बिठाया, सो ये रख दिया छोटे कोष्टक में, फिर माइनस मन से लिखा, फिर ये फिर आ जाएगा लोअर लिमिट किसमें? माइनस कॉस, और इस थीटा की जगह नीचे की लिमिट कितनी ऑन से? 0 से ये बिठाया, ये कोष्टक में इतना आ जाएगा। W बराबर MB, इधर आएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस का प्लस, कॉस 0 का मान होता है बेटा 1। बनेगा? चलिए W बराबर कितना आ जाएगा? MB, और इधर ये 1 को आगे लिख लो, और माइनस क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल, सो लिख देना जूल। यह थीटा कोण घुमाने में किए गए कुल कार्य के लिए क्या है बेटा? व्यंजक है। बस अब यहाँ 2 शर्तें बनती हैं, 2 कंडीशन भी देख लो, अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। अच्छा, सबसे ज्यादा तो तब मिलेगा जब आप पूरा घुमा के उल्टा कर दोगे तब, और सबसे कम कब मिलेगा? जब न्यूनतम कार्य होगा, जब 90° पर ले जाओगे। बात समझ रहे कि नहीं? तो न्यूनतम कार्य के लिए और अधिकतम कार्य के लिए। जब कुछ नहीं घुमाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, मतलब कितना? अगर 0 से घुमाओगे तो देखेगा ये टोटल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखोगे अधिकतम के लिए W मैक्स कब होगा? MB, और इधर आएगा 1 माइनस कॉस कितना आ जाएगा बेटा? 180। यानी देखो जैसे ये इसका मुंह किस तरफ है? इस तरफ, इधर से इतना घुमाते गए एकदम कितना घूम गया? 90, और घुमाते गए 90, और तो कितना हो गया? उल्टा, इसका मुंह इधर था, इधर आ गया, तो सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी ये वाला घूम के पहले इधर पहुंचा, फिर घूम के यहाँ आ गया इधर, तो ये पूरा कितने अंश घूम गया? 180, तो अधिकतम कार्य मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्थिति 1। क्या लिखोगे? स्थिति 1। पहले ये वाला यहाँ तक लिख लेना, मैं साफ कर दे रहा हूँ इसे। चलिए अधिकतम कार्य कब आएगा? तो अधिकतम कार्य आएगा W बराबर, यहाँ पर लिखना स्थिति 1, क्या लिखना? पहले
कंडीशन फर्स्ट लिख देना यहाँ पर पूरा, फिर लिखना अधिकतम कार्य के लिए थीटा बराबर कितना अंश 180 रख देना। बोलिएगा कितना आएगा, डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कॉस 180 का मान होता है ऋण 1। डब्ल्यू बराबर एम बी और इधर आएगा 1 माइनस कॉस 180 का मान कितना होता है -1, माइनस का प्लस, तो W बराबर हो जाएगा एम बी और यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, W बराबर 2mb। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये वेक्टर लगाते जाना और ये लिख देना जूल, अधिकतम कार्य लिखने का 2mb बनेगा अधिकतम कार्य के लिए, और न्यूनतम के लिए लिख देना कंडीशन सेकेंड, न्यूनतम कार्य के लिए फॉर मिनिमम वर्क, न्यूनतम कार्य के लिए थीटा का मान कितना रख देना 0। कार्य सबसे कम कार्य कब करते हो, जब आप बैठे रहते हो कुछ नहीं करते, तब सबसे कम कार्य करते। कुछ नहीं करते मतलब सबसे कम कार्य कर रहे हैं, बात समझ रहे। ऐसे यहाँ पर जब ये वाला ऐसे ही रखा है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी 0 अंश पर 0 अंश घुमाने मतलब कुछ नहीं घुमाने में किया गया कार्य। जैसे मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ उसी पॉइंट से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो 0, यानी कहा था उधर ही खड़ा हूँ, कहीं नहीं गया, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ऐसे न्यूनतम कार्य के लिए थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0, तो W कितना आ जाएगा एम बी और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस 0 का मान होता है 1 में से 1 घटा 0 का गुणा इसमें होगा, कितना आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 जूल। कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बनेगा। अधिकतम और न्यूनतम कार्य के लिए पूछते हैं तो बस ये कर सकते हो आप दोनों व्यंजक, चलेगा। सब कर दें इसको। बेटा यहाँ तक कि आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, इसकी बनेगी तो PDF आपको सेंड कर देंगे, वैसे खुद से भी करने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू।